होता है और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र। यानी बेटा अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, दोनों में अंतर पढ़ा था कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है पढ़ा था। तो बेटा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं बात करता हूं जनित्र क्या होता है। सबसे पहले मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जनित्र क्या होता है बेटा? ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, प्रत्यावर्ती ऊर्जा में या दिष्ट ऊर्जा में बदलता है, वो यंत्र कहलाता है जनरेटर। क्या कहलाता है बेटा? जनरेटर कहलाता है या जनित्र कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। यानी ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है बेटा? जनरेटर, या फिर क्या कहता है अपन? जनित्र कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा? अब आप बात करोगे जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। आप लोगों ने देखा होगा, एक शादियों में लगता है, एक बड़ा वाला जनरेटर होता है, एक मशीन से जो चलता है जिसमें आवाज बहुत ज्यादा होती है। एक शादियों में चलता है, वो कौन सा होता है बेटा? डीसी जनरेटर होता है। कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनित्र। और एक जो साइलेंट होता है जिसमें आवाज कम आती है, वो जनरेटर कौन सा होता है बेटा? एसी जनरेटर होता है। तो याद रखना जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या कहेंगे बेटा? एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सेकंड क्या बेटा? दिष्ट धारा जनित्र यानी डीसी करंट जनरेटर। एसी और डीसी बेटा दोनों में अंतर बता देता हूं। सबसे पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब है कि समय के साथ बार बार धारा क्या होती है? बदलती रहती है। वो जनरेटर कौन सा होगा बेटा? एसी जनरेटर होगा। बात समझ में आ गई? ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है और समय के साथ बार बार परिवर्तित हो जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा में धारा हमेशा क्या आती है बेटा? रुक रुक कर आती है। बात समझ में आ गई? प्रत्यावर्ती धारा में धारा कैसे आती है बेटा? रुक रुक के आती है। वही दिष्ट धारा जनित्र की बात करता हूं कि ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट ऊर्जा में बदलता है लेकिन समय के साथ बदलता नहीं है। यानी धारा रुक के नहीं आती, एक ही स्पीड से आती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट करंट जनरेटर या दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? एसी जनरेटर है या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बेटा समय के साथ बार बार धारा क्या होती है? बदलती है, यानी धारा रुक रुक के आती है। जबकि डीसी जनरेटर में धारा सीधी आती है, जो पहले आई है वही की एचडी चलती रहती है। बात समझ में आ गई? दूसरा अंतर मैं बता देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भारत के अंदर की बात करता हूं तो उसकी आवृत्ति कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज है। यानी तार के अंदर अगर एसी करंट आ रहा है या प्रत्यावर्ती धारा करंट आ रहा है तो तार के अंदर 1 सेकंड के अंदर कंपन कितनी बार होता है बेटा? 50 बार होता है। कितनी बार होता है? 50 बार। यानी भारत में जो विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जो दिष्ट धारा जनित्र बेटा उसमें 50 से ज्यादा हो सकता है। बात समझ में आ गई? तीसरा अंतर की मैं बात करता हूं, एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती, मैं बेटा प्रत्यावर्ती को एसी जनरेटर बोलूंगा। बात समझ में आ गया? और दिष्ट धारा जनित्र को डीसी जनरेटर बोलूंगा। अगली बात सुनने, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है बेटा, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ होता है? क्षेत्र चुंबक होती है, सभी वाले होता है, पुरुष होता है और आर्मी से जुड़ा होता है। लेकिन दिष्ट धारा जनित्र में सारी चीजों के अलावा वहां पे सभी वाले की जगह क्या जुड़ा हुआ होता है बेटा? एक कम्यूटेटर जुड़ा हुआ होता है जो धारा के मान को क्या करता है? एक ही दिशा में बदलता रहता है। क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बात समझ आ गई? ये था, इसमें अंतर था। तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बेसिक समझा दिया वापस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसी और डीसी में अंतर क्या है, आज उसके बारे में विस्तार से पढ़े। जनरेटर आप सब लोगों ने देखा होगा बेटा, शादियों में देखा होगा, एक बड़ा वाला जनरेटर होता है, एक मशीन वाला होता है जिसमें अपन ऑयल डालते हैं। देखा है जनरेटर? दो प्रकार के जनरेटर देखे, एसी और डीसी। दोनों जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा ध्यान सुनिएगा, ये टॉपिक पिछले 3 साल कंटिन्यू आया है। इस साल के पेपर, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन इसका नहीं आया है। तो मान के चलिए कि आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें आने के 100% चांसेस है, क्योंकि 2017, 18, 19 की मैं बात करता हूं, तीनों साल इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ में आ गई? एसी और डीसी जनरेटर दोनों के बारे में। तो बेटा सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आंसर क्या दोगे बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। एसी जनरेटर हो या फिर डीसी जनरेटर, कभी भी क्वेश्चन आता है एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में, एसी और डीसी बोलूंगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा बेटा। समझ आ गई?
एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है बेटा? काम करता है। बात समझ आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको कहते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं एसी जनरेटर। बात समझ आ गई? इसको क्या कहते हैं बेटा? एसी जनरेटर में शॉर्ट में लिख देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या होता है? पहली बात आई बेटा, इसमें चार चीजें आपको याद, पूरा याद करना। क्या क्या है? पहले परिभाषा लिखोगे, सेकंड किस सिद्धांत पे काम करता है, फिर बनाओगे डायग्राम, फिर कौन कौन सी चीजें जुड़ेंगी, कार्य प्रणाली, इन सब के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे, एक एक चीज टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होती है? मैंने पहले ही कहा है, ऐसा जनित्र, जनित्र का मतलब जनरेटर, ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बेटा वर्डिंग ध्यान रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो लिखा होना चाहिए, उसमें वर्ड में एक भी वर्ड गायब हो गया तो परिभाषा गलत हो जाएगी। ध्यान सुनना कि कोई भी यंत्र है, जब यंत्र चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर में तेल डालते हैं, जैसे यंत्र चलता तो लाइट आने शुरू हो जाती है। तो ऐसा जनरेटर या ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है और समय के साथ साथ में क्या लिखोगे बेटा? समय के साथ वो परिवर्तित होता रहता है, ऐसा जनित्र कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बात समझ में आ गई? ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, वो जनित्र कहलाता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो वही मैंने लिखा है बेटा, ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और बेटा इस चीज को समझने के लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं और कार्य प्रणाली कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी मैंने इसमें एक 3D वीडियो भी ऐड किया है, तो ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं समझाऊंगा भी और वीडियो के द्वारा भी आप समझिएगा, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। सेकंड बात करता हूं डायग्राम की। तो
तो बेटा डायग्राम में देखो दो साइड में क्या लगी होती है, चुंबक लगी होती है। चुंबक कैसे होती है, यू आकार की। इस आकार की ऐसे होती है, चौकोर होती है, लेकिन अंदर से क्या होती है, यू आकार की होती है। दो चुंबक लगी हुई, उसमें ध्रुव होता है एस और एन। ठीक है बेटा, क्या क्या लगाओ, 2 मिनट में याद हो जाएगा, हाथ हाथ याद करना बेटा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। मैंने कहा डायग्राम में पहले क्या बताऊंगा बेटा, दो चुंबक है, बीच में क्या बनी हुई है, कुंडली, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दो सर्पी वाले, और यहाँ पे क्या लगा है, ब्रूस लगा है। ब्रूस को किससे जोड़ते हैं मैंने, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी धारा जितनी बन रही है वो लगा दी। बेटा डायग्राम ध्यान से देखना कि दो क्षेत्र चुंबक जुड़ी हुई, इसको कहते हैं बेटा आर्मेचर। ये जुड़े हुई सर्पी वाले की दोनों साइड जुड़े ब्रूस जुड़े। बेटा इसको ज्यादा समझने के लिए जो वीडियो में इसमें ऐड किया है उसमें आप ज्यादा देखिएगा, उसमें और ज्यादा समझ में आएगा कौन सर्पी वाले होता है, कौन ब्रूस होता है, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें 4 चीजें मेन जुड़ी हुई है। तो कार्य प्रणाली की बात से पहले संरचना किन किन चीजों से बनी है, इसमें बेटा एक तो क्षेत्र चुंबक लगा हुआ है, एक आर्मेचर लगा हुआ है, एक सर्पी वाले लगा हुआ है, एक ब्रूस लगा हुआ है। अब इन चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करता हूं क्षेत्र चुंबक क्या होती है बेटा, एक बहुत ही भारी चुंबक होती है, शक्तिशाली चुंबक होती है, जिसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 होते हैं, एस और एन, एन या एस या एस और एन। बात समझ में आ गई। तो पहली बात, इसमें 4 चीजें जुड़ी हुई होती है, एक चुंबक होता है, एक आर्मेचर होता है, एक सर्पी वाले होता है और एक ब्रूस जुड़ा हुआ होता है। चारों चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। उसके बाद जब इसको काम कैसे करता है, यानी जैसे मैं इसको चलाता हूं तो विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, उसके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की है कार्य प्रणाली में, ये संरचना में कि क्षेत्र चुंबक क्या होती है बेटा, एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होती है, जिसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। पहली बात खत्म। सेकंड बात करता हूं बेटा आर्मेचर या कुंडली। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में या टीवी के पीछे ट्रांसफार्मर खोला होगा आपने, तो वहां पे देखा होगा जैसे उसको खोलते तो बीच में तार लिपटा हुआ होता नहीं होता बेटा, तो तार लिपटा हुआ होता है, वहां पे देखते हो एल शेप में, टी शेप में बहुत सारी पत्तियां निकलती। अगर बचपन में देखा होगा, किसी काफी लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। तो कुंडली या आर्मेचर क्या होती है बेटा, एक कच्चे लोहे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की आयताकार कुंडली होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कच्चा एक लोहा है, लोहा कैसा बेटा, कच्चा, उसके ऊपर क्या है, तांबे का तार लिपटा हुआ होता है। और कुंडली का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया बेटा, ABCD नाम दिया है। और हमेशा कुंडली को कैसे रखते बेटा, चुंबक के ऐसे नहीं रखते, याद रखना। ये चुंबक है, मैंने मान लिया चुंबक है बेटा दोनों, तो चुंबक में ऐसे नहीं रखेंगे, कभी कभी भी कैसे रखते हैं, लंबवत रखते हैं। बात सुन आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है, कुंडली क्या होती है, कच्चे लोहे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की आयताकार कुंडली ABCD होती है। और कुंडली को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र क्या रखता है बेटा, लंबवत रखा जाता है। कहां रखा जाता है, लंबवत। ऐसे कभी भी नहीं रखेंगे बेटा, रखेंगे कैसे, ऐसे रखेंगे। बात समझ आ गई। तो हमेशा कुंडली को इन दोनों के लंबवत रखा गया है। बात करते हैं बेटा सर्पी वाले और ब्रूस की, तो याद रखना कि AC जनरेटर हो उसके अंदर 2 सर्पी वाले जुड़ी हुई होती है, S1 और S2। बेटा इसका काम क्या, ध्यान सुनना, कुंडली के दोनों सिरों A और B पर अगर धातु वाले S1 और S2 जोड़ते हैं, और ये क्या करती है, जैसी बेटा कुंडली है, मेरी बात सुनो, जो आर्मेचर कंटिन्यू ये जैसे आर्मेचर ये घूमता रहता है, उसके साथ ये भी क्या होती है, सर्पी वाले घूमने लगती है। और इनके अंदर का जो सतह होता है उसके अंदर करंट बिल्कुल भी नहीं आता है। बात करता हूं ब्रूस की, तो ब्रूस याद रखना बेटा किसके, कार्बन की बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेल के अंदर जो ग्रेफाइट आती है, काली कलर की रोड आती है, देखा हुआ आपने, देखा हुआ है, पेंसिल लेकर पेंसिल जैसे, तो वो कार्बन की रोड बनी होती है। आपने सेल तोड़ा होगा, सेल के बीच में कार्बन की रोड निकलती है ब्लैक कलर की, वैसे ही उसी के क्या बने होते हैं बेटा, ब्रूस बने होते हैं। 2 ब्रूस लगे होते हैं और दोनों किससे जुड़े होते हैं, सर्पी वाले S1 और S2 से जुड़े होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इसको एक बार मैं वापस समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, कि ऐसा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। सेकंड नंबर सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरी बात है इसकी संरचना, तो डायग्राम में देखोगे 4 चीजें जुड़ी हुई है। एक तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक, सेकंड आर्मेचर या कुंडली, तीसरी सर्पी वाला, चौथा ब्रूस। चारों के बारे में बता देता हूं। पहला क्षेत्र चुंबक क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होती है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, N और S। सेकंड बात करता हूं बेटा कुंडली या फिर आर्मेचर क्या होती है, कि ये कच्चे लोहे से बनी हुई विद्युत रोधी कच्चे लोहे से बनी हुई तांबे के तार इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है बेटा,
क्षेत्र चुंबक कैसा रखी जाती है, लंबवत रखी जाती है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, सर्पी वलय कितनी होती है, इसके अंदर दो सर्पी वलय जुड़े होते हैं, S1 और S2। ध्यान से सुनेगा, दोनों सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों कैसा होते हैं, धात्विक वलय होती है। और इसके अंदर का जो सिरा है वो विद्युत होती होता है, अंदर करंट नहीं, बाहर करंट होता है, इसके अंदर करंट बिल्कुल भी नहीं होता है। चौथी बात मैंने कही है कि इसके अंदर दो पुरुष जुड़े होते हैं। पुरुष किसके बने होते हैं बेटा, कार्बन के बने होते हैं। और पुरुष कार्बन के बने होते हैं। एक पुरुष किससे, सर्पी वलय S1 से, दूसरा किससे जुड़ा होता है, S2 से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है परिभाषा और इसकी संरचना कैसे होती है। अब जो हम पढ़ने वाले बेटा काम कैसे करता है, तो आप लोगों ने काम कार्य प्रणाली समझाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप लोगों को समझाया है, उसी कार्य प्रणाली पर आधारित है। कैसे, इससे पहले डिस्कस करेंगे जब तक आप इसको एक बार यहां तक पढ़ोगे, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूं कि कार्य प्रणाली होती क्या है। पढ़ लिया होगा बेटा आप लोगों ने। तो सबसे पहले देखो कार्य प्रणाली में जो लिखा है उसको मैं समझाता हूं और उसके बाद उसमें क्या कहा जा रहा है उसको भी समझाता हूं। सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनिएगा, कार्य प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले जो मैं लिखा उसको समझाता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा। और कार्य प्रणाली के लिए मैंने इसमें एक 3D वीडियो भी डाला है जिसके थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है और कौन कौन सी चीजें इसमें जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। कार्य प्रणाली की बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो क्षेत्र चुंबक के बीच में जो लंबवत रखी हुई आर्मेचर है उसको पहले घुमाया जाता है। जैसे ही घुमाया जाता हूं तो इसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स मैंने कहा था कि किसी भी चुंबक के आसपास उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती बेटा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो किसी भी चुंबक के बीच में अगर कोई भी कुंडली लगी हुई है, जैसी कुंडली घूमती है तो वहां पे बेटा क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। जब चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे बार बार कुंडली घूमती है तो फ्लक्स में भी बार बार क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है बेटा, प्रेरित धारा। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि प्रेरित धारा क्या होती है। सेकंड बात क्या करता है बेटा, इसमें दो कंडीशन होती है। एक बार ध्यान रखना कि आर्मेचर या कुंडली को एक बार आधे चक्र में घुमाते हैं, फिर आधे चक्र में, 2 चक्र में ये पूरा कंप्लीट होता है। तो एक बार तो इसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं और फिर आधे चक्र बाद वापस वो उसी पोजीशन में आ जाती है। तो एक बार चक्र में फ्लक्स घटता है तो धारा उल्टी बहती है, दक्षिणावर्त बहती है। जब ब्रूस B1 से B2 की ओर जुड़ा होता है, फिर आधे घूर्णन के बाद धारा वापस कैसे हो जाती है बेटा, वामावर्त हो जाती है। तो इस कारण प्रत्येक चक्र में धारा की दिशा क्या होती है बेटा, बार बार बदलती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। AC generator is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. It was originally designed by a famous physicist, Nikola Tesla. Working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. According to this principle, a change in flux linked to a coil induces an electric current in the coil. The direction of the induced current in the coil can be given by Fleming's right-hand rule. Lenz's law can also be used to find the direction of current in the coil. Let us now see the construction of an AC generator. An AC generator consists of field magnets, an armature, 2 slip rings, and 2 carbon brushes. The poles of field magnets are concave and cylindrical in shape and therefore produce a radial magnetic field.
armature is a soft iron core on which a coil having a large number of turns of copper wire is wrapped. The two ends of armature are attached with two slip rings. These rings rotate with the coil. The slip rings are made of metals and are insulated from each other. Two brushes are made of carbon. One end of each brush is in contact with rotating slip rings and other end is connected to an outer circuit. A galvanometer is connected in the outer circuit to show the deflection due to the current induced in the armature. When coil is rotated between the pole pieces, a current is induced in the coil. The induced current is shown by the deflection in the galvanometer. The two-way deflection in the galvanometer shows that the induced current is alternating. Now let's see the working of an AC generator. The armature keeps on changing its relative position with respect to the magnetic field as it rotates about an axis perpendicular to the field. Therefore, the flux linked with the coil keeps on changing with time. As a result, an EMF is induced. This in turn induces an electric current in the coil as the two ends of armature are connected to an external circuit. An electric current starts flowing through it. The current is detected by the galvanometer connected in the external circuit. Due to change in the relative position of the armature coil, the direction of the current flowing in each arm of the armature coil keeps on changing, and hence the current so obtained is alternating current. To understand the generation of alternating current more clearly, let us mark one arm of the armature as green and the other as pink. As per the Fleming's right-hand rule, the direction of current in the arm marked as green is outward, and in the arm marked pink is inward. After rotating half turn in anti-clockwise direction, the direction of current in green arm becomes inward and that in the pink arm becomes outward. Thus, after every half turn, the direction of current changes and as a result, alternating current is generated. कहा जाता है, आगे बात समझ में, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ तक समझाया था, कार्य प्रणाली वापस समझा देता हूँ बेटा। कार्य प्रणाली में दो चक्र होंगे बेटा, ध्यान सुनना। आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको समझाया है कि एक चुंबकीय प्रभाव के कारण दूसरे कुंडली के अंदर भी उसी का, यानी चुंबकीय प्रभाव के कारण, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे था वो सेकंड में चला जाता है, फिर दो धारा इसमें जाती है, वही धारा सेकंड में चली जाती है, तो उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आपको मैं अभी बता देता हूँ, एक वर्ड आया यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो मैंने कहा था किसी भी चुंबक के आसपास उत्पन्न होने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब बेटा ध्यान से सुनना, कार्य प्रणाली कैसे है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, घूमने वाली इसमें चीज जो कौन सी है, आर्मेचर। जैसे ही मैं आर्मेचर को घुमाता हूं बेटा, ये किया है, जैसे ही मैं इस आर्मेचर को घुमाता हूं, बार बार आर्मेचर देखो बेटा इसमें घूमती रहती है, कंटिन्यू ऐसे राउंड सरफेस में क्या होगी, ये वाली चीज जो मैं कर रहा हूं आर्मेचर, ये देखो ए बी सी डी की मैं बात करता हूं। जैसे ही मैं आर्मेचर को घुमाता हूं तो ये कंटिन्यू क्या होती है बेटा, घूमने लगती है। जैसे ही चुंबक के आसपास कुंडली घूमने लगती है तो यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसी बल रेखाओं की संख्या उत्पन्न होती है तो फ्लक्स एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है। जैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ, कौन घूमती है, आर्मेचर घूमती है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, जब मैं आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब इस आर्मेचर को घुमाया जाता है तो बार बार चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या एक बार बढ़ती है और एक बार क्या होती है बेटा, घटती है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसमें निरंतर परिवर्तन होने के कारण, इन दोनों के कारण यहाँ पे क्या होती है, प्रेरित धारा। प्रेरित का मतलब किसी के द्वारा उत्पन्न, किसी के द्वारा प्रेरित करके या लेके, यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है बेटा, धारा उत्पन्न होती है। एक सिरे के कारण दूसरे में भी क्या होती है, वो धारा बहने लगती है। यानी जो धारा इसमें जा रही है वही धारा कहाँ बहने लगती है, इसमें बहने लगती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी था। क्या था कार्य प्रणाली में फर्स्ट पॉइंट, कि जब आर्मेचर की कुंडली को घुमाया जाता है तो बार बार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में भी बेटा क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा भी बार बार क्या होती है, बदलती रहती है, इस कारण वहां पे धारा क्या होती है, प्रेरित होती है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसमें बेटा दो कंडीशन में कुंडली घूमती है। अब जैसे मैंने इसको कहा रखा बेटा, लंबवत रखा है, इसको जैसे मैं ऐसे घुमाता हूं बेटा, ध्यान सुनिएगा, जब मैंने कहा पहले पोजीशन जब ए बी सी डी थी, ध्यान सुनिए, अब जैसे इसको मैं ऐसे घुमाता हूं तो बेटा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये पीछे वाला सी और ये डी। अगली बात सुनिए बेटा, पोजीशन ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये रखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये रहा ए,
बी सी और डी, ये 4 कोने देख लीजिए, ए बी सी डी। अब जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं ऐसे, तो ये तो हो गया ए बी, तो पीछे क्या हो गया सी और डी, बात समझ आ गई। तो दक्षिणावर्त में घुमाता हूं तो कुंडली में बार बार क्या होती है, एक बार समांतर हो जाती है, एक बार लंबवत हो जाती है, एक बार समांतर एक बार लंबवत। बात समझ आ गई। तो ये समांतर ये लंबवत, फिर वापस समांतर फिर वापस लंबवत, बात समझ आ गई। तो हर आधे चक्र के बाद एक बार समांतर होती है, एक बार लंबवत, एक बार समांतर एक बार लंबवत होती है। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है। अब बेटा क्या होता है, इसके अंदर 2 चक्र है, एक बार तो बेटा देखो, एक बार तो कुंडली ऐसे थी और एक बार ऐसे थी, दो कंडीशन होगी इसमें। तो 2 चक्र होते हैं, एक बार तो कुंडली ऐसे आई फिर ऐसे हो गई, वापस बराबर हो गई, बस में देखो पहले ऐसे थी फिर लंबवत हुई फिर वापस ऐसे हुई। तो इसमें कितने चक्र है बेटा, 2 चक्र, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो पहले चक्र की बात करता हूं, तो पहले चक्र में फ्लक्स क्या होता है बेटा, घटता है। पहले चक्र में फ्लक्स क्या होता है, घटता है। तो उस कारण उसमें धारा है वो कैसे जाती है बेटा, क्लॉकवाइज जाती है। जैसे ही मैं कह रहा हूं धारा कैसे जाती है बेटा, क्लॉकवाइज जाती है। कब, जब मैं कहता हूं फर्स्ट चक्र में फ्लक्स ऐसे था, ये कंडीशन बेटा मान लो, ठीक है। उस समय ब्रूस B1 किससे जुड़ा हुआ था, B2 से जुड़ा हुआ। ब्रूस B1 और B2 एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बेटा याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से बाद में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, कार्यप्रणाली ये बेटा। फर्स्ट कंडीशन में ये आर्मेचर कुंडली ऐसी थी, तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बहुत ही कम उत्पन्न हो। क्यों, घुमा ही नहीं तो चुंबकीय बल का संख्या नहीं हुई, इसलिए इसमें विद्युत फ्लक्स का मान कम था। तो धारा कैसे गई बेटा, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की तरह दक्षिणावर्त, बस में सीधी दिशा में धारा गई। बस में कब, जब ब्रूस B1 और B2 एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब बेटा क्या होता है, जैसे ही ये जो पोजीशन आर्मेचर की ऐसा आती है, तो आर्मेचर कुंडली की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। जब कुंडली की दिशा परिवर्तित होती है तो धारा की दिशा भी क्या होगी बेटा, परिवर्तित, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो विद्युत धारा की दिशा भी बदलेगी। क्यों, और स्टेट के अनुसार। तो जैसे ये आगे कंडीशन होती है, जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो धारा की दिशा बदल जाती है और धारा कैसे चलने लगती है बेटा, आपको उल्टी चलने लगती है। बात समझ में आ गई। जब जब ब्रूस B2 से कौन जुड़ता है, B1 जुड़ता है। तो इसके कहने का मतलब क्या बेटा, कि हर आधे चक्र के बाद धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है। क्यों बदलती है बेटा, क्योंकि हर आधे चक्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, तो इसके कारण चुंबकीय बल बदलती है। तो चुंबकीय बल की संख्या बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में भी कभी बढ़ा और कभी कम होगा। इस कारण क्या होती है कि धारा आधी बनती आधी जाती है। पहले आधे चक्र में धारा बनी वो चली गई, फिर बीच में बेटा गैप आ जाता है, फिर धारा आधे चक्र में फिर बनेगी फिर जाती है। हर आधे चक्र में धारा बनती है, धारा जाती है, इसलिए इसमें धाराओं के बीच में क्या जाता है बेटा, गैप आ जाता है। पहले चक्र में धारा गई बन के चली गई, फिर आधे चक्र घूमेगा जब तक गैप आ जाता है। तो धारा हमेशा इसमें क्या जाती है बेटा, रुक रुक के जाती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। मुझे इतना पता है कि ये जो मैंने समझाया उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए।